हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम मैं आपके लिए एक नई क्विक रिवीजन जो है सेशन लेके आ रहा हूँ, जो आपके आने वाले एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ में हमारे पास हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। और इसके लास्ट में मैं आपसे एमसीक्यू करवाऊंगा। जब हमारा ये पूरा टॉपिक, मतलब जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे तो उसके बेस पे जो एमसीक्यू रहेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हाल ही में अभी एसएससी जो हमारे पास सीजीएल है, उसके जो वैकेंसीज हैं वो भी हमारे पास आउट हो गई है। तो अभी तो हमारे पास 7,000 जो वैकेंसीज है वो निकली हुई हैं सीजीएल की, और उसके जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई तक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करोगे, उससे पहले ही आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दोगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो साइट बिजी हो जाती है और उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाता। तो आप पहले समय रहते ही उस फॉर्म को भर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर जो हमारे पास हमारे चैनल में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वैदिक पीरियड जो हमारे पास जो था वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लेटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे, जो 1000 से लेकर 500 बीसी तक था। उल्टे चलते थे इसमें। अब इसमें जो है हमारे पास क्या कहा गया है कि इस अवधि में आर्य जो थे वो उन्होंने अपना जो विस्तार कर लिया था। पंजाब से गंगा यमुना दोबे के ढके हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कि जो हमारे पास वैदिक आर्य पेड़ में आज जो आए, वो जो आर्य थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड कर लिया पंजाब से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक। और जो गंगा यमुना का दोबा था वहां तक वो फैल गए। कि जो हमारे पास अब आ रहे थे उनका एक्सपेंशन होने शुरू हो गया, उनकी जो बस्तियां हैं वो वहां तक फैलने शुरू हो गई। वो पहले पंजाब में थे और वहां से उन्होंने पूरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था और जो गंगा और यमुना का जो दोबा था उसके बीच की जो जगह थी वहां पे वो उन्होंने अपना वहां तक वो फैल गए। दूसरी बात, उनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जो राजनीतिक गठन हुआ करता था, उसमें राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, मतलब अधिक शक्तिशाली हो गया। और जनजातीय सत्ता जो है हमारे पास, जो जनजातीय सत्ता थी उसको क्या बोल दिया, प्रादेशिक हो गया। कि अब जो राजा था उसको क्या कहा जाने लग पड़ा, सम्राट कहा जाने लग पड़ा। और जो जनजाति है तो वो एक बस्ती के रूप में हो गया और उसको एक प्रादेशिक, मतलब प्रदेश बना दिया गया कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे अंडर आता है। और इसमें असम में एक जो है हमारे पास असम में एक यज्ञ जो था, और जो हमारे पास बाज्य पे यज्ञ जैसे जो अनुष्ठान राजाओं की स्थिति को मजबूत मजबूत करते थे। कि जो राजा है जो अपना मतलब वर्चस्व दिखाना चाहता था तो वो यज्ञ करवाता था, या तो असम में एक यज्ञ करवाएगा या जो हमारे पास वाजपेयी यज्ञ है वो करवाएगा। उसमें क्या होता था कि राजा किसी एक घोड़े को छोड़ देता था और वो घोड़ा जो था वो अपने पूरे उसमें घुमाया जाता था। उस घोड़े को रोकने की किसी की भी पावर, मतलब किसी के पास शक्ति नहीं हुआ करती थी। तो जो सम्राट हुआ करता था उसके द्वारा ये काम किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पास उनकी सोसाइटी थी उसमें क्या था कि जो समाज था हमारे पास वो स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और महिलाएं जो थी, वैश्य वुमेन्स जो थी वो आती थी। सबसे पहले आते थे वर्ण, फिर आते थे हमारे पास ब्राह्मण, फिर आते क्षत्रिय, और फिर वैसे जो वुमेन्स होती थी वो आती थी। ठीक है। तो जो हमारा पास जो समाज था उनको 4 कैटेगरीज में विभाजित किया गया था। और ये 4 कौन थी, और जो हमारे पास इसमें जो, और जो हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य और हमारे पास जो शूद्र हुआ करते थे, जो शूद्र हुआ करते थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। वो सबसे नीचे आते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर हमारे पास शूद्र आते थे। जो हमारे पास गोत्र की संस्थान सामान्य पूर्वजों से वंश था और पहली बार प्रकट हुआ था।
कि जो हमारे पास एक उसमें एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसे कहा कहा जाता था गोत्र कहा जाता था, और इसको पहली बार यूज़ किया गया था। और ये जो गोत्र है ये कहाँ से हमारे पास, इसको कहाँ से यूज़ किया गया था कि जो हमारे पास जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनके वंश से इसको लिया गया था कि हमारे पूर्वज कहाँ से है, उसके आधार पर गोत्र बनाए जाते थे। और पहली बार जो है हमारे पास लेटर जो वैदिक पीरियड था उसमें यूज़ किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि गोत्र को पहली बार कहाँ पे यूज़ किया गया था, तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है इकोनॉमी की जो व्यवसाय था, जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी। तो शहर की शुरुआत और व्यवस्थित जीवन हुआ करता था कि जो शहर था वो हमारे पास वेल सेटल्ड हुआ करता था, और जो गांव से तो अच्छी शुरुआत अच्छी लाइफ जिया जाते थे। और उनकी जो मुख्य जो उनका जो पेशा हुआ करता था, जो पैसे कमाते थे वो कहाँ से कमाते थे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से कमाते थे। उनकी जो मुख्य फसलें हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी, गेहूं और चावल। कौन से जी, जो मुख्य उनकी विपाई जो उनकी जिसकी वो खेती करते थे वो क्या थी, एक एक थी गेहूं और दूसरा था चावल। और जिसके बाद में वैदिक पाठ में बिहनी कहा जाता था, और जिन्हें वैदिक काल में टेक्स्ट बुक में जिसे क्या कहा जाता है, बिहनी के नाम से जाना जाता था। कि ये जो फसलें हुआ करती थी इसको जो हमारे पास वैदिक जो बुक्स है उसमें इसको कहा जाता था। और जो मुख्य फसल जो इसमें ये क्या हुआ करती थी, मुख्य फसल बन गई। जो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी मुख्य फसल बन गई कौन सी जी, जो हमारे पास गेहूं जो है, जो गेहूं और जो राइस हुआ करते थे, जो चावल हुआ करते थे, वो क्या थे, इस काल की मुख्य फसल हुआ करती थी, जिसको बुक में लिखा गया। और वहां पे क्या लिखा गया है, वहीनी वहीनी। नेक्स्ट देखते हैं, जो उनका जो हमारे पास व्यवसाय था वो क्या था, कि जो हमारे पास जैसे वहाँ पे मतलब जो काम करते थे, ठीक है, ज्वेलर्स जो गहने बनाए जाते थे, ठीक है, लोहे के जो लोहे के काम करते थे, और कॉपर जो कॉपर के गहने बनाए जाते थे, ठीक है। जो हमारे पास लोहार हुआ करता था वो क्या करता था, लोहे के गहने बनाता था। जो कॉपर के जो बनाता था उसको दस्तकार के नाम से जाना जाता था। और क्या था इनका मुख्य व्यवसाय, और क्या था, बुनाई करना, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थी कि महिलाओं का काम क्या है, महिलाएं क्या करेंगी, तो बुनाई करेंगी। अब जो धर्म था, धर्म में क्या था, जो प्रजापति था, सर्वोत्तम देवता बन गए थे। कि जो प्रजापति थे वो सबसे ऊंचे जो सुप्रीम गॉड था वो कौन थे, तो प्रजापति थी। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो सुप्रीम गॉड हुआ करते थे, जो सर्वोत्तम देवता हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे प्रजापति। और उनके बाद कौन आते थे, तो रुद्रा आते थे। और जो रुद्रा हुआ करते थे ये एनिमल के देवता हुआ करते थे, पशुओं को देवता हुआ करते थे। और जो हमारे पास विष्णु हुआ करते थे वो संरक्षक हुआ करते थे, और लोगों के रक्षक हुआ करते थे। तो विष्णु को क्या किस नाम से जाना जाता था, तो विष्णु भगवान जो थे वो क्या थे, संरक्षक थे और रक्षक थे लोगों के। और जो हमारे पास मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी काल में हुई, कि जो हमारे पास मूर्ति पूजा स्टार्ट की गई वो कब स्टार्ट की गई, जो लेटर वैदिक पीरियड होता था उसमें जो मूर्ति पूजा को स्टार्ट किया गया पशुओं की देखभाल करने के लिए। जो हमारे पास शुद्ध जो एक जो हमारे पास पुषान जो क्या करते थे, जो हमारे पास पशुओं की देखभाल करने वाला जो पुषान शूद्रों का देवता था, ठीक है। कि जो हमारे पास पशुओं की जो देखभाल करने के लिए एक पुषान हुआ करता था, जो पुषान था वो कौन था, तो वो शूद्रों का गॉड ऑफ द शूद्रास, जो शूद्राज हुआ करते थे। अब जो प्रार्थना की बजाय बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब जो था पहले प्रार्थना की जाती थी, अब सेक्रिफिकेश जो सेक्रीफाइस जो हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया। कि पहले तो प्रार्थना की जाती थी परंतु अब इस काल में जो था वो बलिदान देना, जो बलिदान करना वो क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हो गया। कि जिसने बलिदान किया वो उसने अच्छा काम किया। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास वैदिक लिटरेचर हुआ करता था, जो वैदिक इतिहास था उसमें जो लिखा गया, जो रघुवेद थी वो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन जो हमारे पास जो लैंग्वेज थी, ठीक है, दोनों की मिक्स करके उसको बनाया गया था, जिसमें हमारे पास भजन का संग्रह है। कि जो हमारे पास ऋग्वेद है वो सबसे पुराना इंडो यूरोपियन हमारे पास टेक्स्ट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है, जिसमें क्या लिखा गया है, भजन को लिखा गया है।
इसमें 1028 भजन है, 10 मंडल शामिल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी बार पेपर में पूछा गया है कि ऋग्वेद जो है हमारे पास उसमें कितने भजन है। तो 1028 भजन है, 10 मंडल शामिल किए गए हैं। और 10वें मंडल में 4 वर्ण और जो हमारे पास पुरुष सूक्त है, जबकि तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास तीसरा जो हमारे पास गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में लिखा गया है। जो गायत्री मंत्र किसके लिए यूज किया जाता है, तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गायत्री मंत्र का यूज किया जाता है। और जो हमारे पास 10 मंडल में जो है, जो हमारे पास 10th मंडल है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो वर्णास और जो पुरुषुक्ता के बारे में जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, 10th मंडल में की गई है। और इसमें से जो हमारे पास श्याम वेद है उसमें किसके बारे में लिखा है, श्याम वेद धुनों का संग्रह है जिसमें हमारे पास दुपद के राग शामिल है। तो श्याम वेद में जो है हमारे पास संगीत म्यूजिक के बारे में जो भी राग है वो किसमें लिखे गए हैं, तो श्याम वेद में लिखे गए हैं। ऋग्वेद का मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आजुर्वेद, इसमें ऋषियों और जो हमारे पास इसमें जो है ऋग्वेद में क्या है, इसमें मंत्र जो है और सेक्रिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऋषियों के लिए शामिल किया गया है और कर्मकांड के बारे में इसमें लिखा गया है कि जो कर्मकांड होता है, सेक्रीफाइस होता है, उसके बारे में जो हमारे पास यजुर्वेद है उसमें लिखा गया है। जो हमारे पास अथर्ववेद है इसमें जो है हमारे पास क्या लिखा गया है, मंत्र और बुराइयों और बीमारियों को दूर रखने के लिए मंत्रों के बारे में जो लिखा गया है वो अर्थवेद में लिखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कि कौन से वेद में क्या लिखा गया है। तो बुराइयों और बीमारियों से लड़ने के लिए अथर्ववेद में उसके बारे में लिखा गया है। जो हमारे पास ऋषियों के लिए जो हमारे पास सेक्रीफाइस जो है, जो बलिदान के बारे में, कर्मकांड के बारे में जो लिखा गया है वो आजुर्वेद में लिखा गया है। जो म्यूजिक के बारे में लिखा गया है वो श्याम वेद में लिखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राह्मण। तो ये एक नई बुक थी जिसमें क्या कहा गया था, ये क्या है, कर्म कांड के सूत्र शामिल है। तो ब्राह्मण में क्या शामिल है जी, कर्म कांड के सूत्र का शामिल है। और कर्म कांडों में सामाजिक और धार्मिक अर्थ बताते हैं कि कर्म कांडों में क्या बताया जाता है, सामाजिक और धार्मिक अर्थ के बारे में बताते हैं। इसके वेद में कई ब्राह्मण हैं। तो इसके जो हमारे पास इसके साथ संलग्न है, जो हमारे पास इसके जो वेद है उसमें जो इसके वेद है उसमें क्या है, जो हमारे पास ऋग्वेद है उसमें जो ऋग्वेद है वो हमारे पास कौस्तिक, और जो ऐत्रिया, जो ऋग्वेद है वो तैत्रिया और सतपथ, और श्यामवेद है हमारे पास पंचवेशी, और जो हमारे पास पंचवेशी और जेमिनिया, और जो हमारे पास अर्थवेद है उसमें गोपथ। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये जो शब्द लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट है कि इनका जो हमारे पास ब्राह्मण है उसमें भी वेद लिखे गए हैं और उन वेदों के नाम है, और उसमें हमें इसमें ये बता दिया है कि क्या क्या लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पास आर्यक है, इंपॉर्टेंट है आर्यक। आर्य आर्य शब्द का अर्थ है जंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जंगल। कार्यों को आर्यक कहा जाता है कि जो जंगल में कार्य किए जाते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो कार्य करते हैं कहाँ पे जी, जंगल में, उनको आर्यक कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से जंगल में रहने वाले साधु और छात्र द्वारा लिखे गए थे। ठीक है जी, आर्यक क्या होते थे कि आर्यक वो जंगल में रहने वाले साधु हुआ करते थे, या हमारे पास जो छात्र हुआ करते वो वहां पे बैठ के कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, आर्यक क्या कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास उपनिषद। तो उपनिषद है, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि सही विश्वास और सही ज्ञान, राइट टू बिलीफ और राइट टू नॉलेज। जो कर्मकांड है, कर्मकांड और बलिदान की आलोचना की गई की, और संख्या 108 है। कि जो हमारे पास उपनिषद में जो हमारे पास सही विश्वास और सही नॉलेज को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। और जो बलिदान है और जो कर्मकांड है उसको क्रिटिसाइज किया गया। और जो उपनिषेध है, इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, कितने उपनिषेध है, तो 108 उपनिषेध है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि कितने उपनिषेध है तो 108 उपनिषेध है। जो फिलोसफिकल टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो हमारे पास उसका नाम क्या है, ये बड़ी बार पेपर में पूछी गई जा चुकी है। और ये सबसे ओल्ड जो है उपनिषद है जिसका नाम है जो हमारे पास वृद्ध आर्क। ठीक है जी, क्या है ये, हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट जो बुक है जिसका नाम है ब्रीभा जो
आर्या, जो बृहद आर्यका है, ये जो है वो उपनिषद की सबसे पुरानी बुक है, जिसमें के महत्व पर जोर देने वाले जो दार्शनिक ग्रंथ, सबसे पुराना उपनिषद है, इम्पोर्टेंट है। पेपर में ये बड़ी बार पूछा जा चुका है कि सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो बृहद आर्यक जो है वो सबसे पुराना है। और जो हमारे पास उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, 108 है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास स्मृति है, तो स्मृतियाँ क्या होती हैं, वैदिक जीवन के नियम और विनय नियम की व्याख्या करता है। कि जो हमारे पास स्मृतियाँ है उसमें जो वैदिक जो हमारे पास जीवन के नियम है और जो अभिनियम है उसके बारे में बताया गया है। ये मनुस्मृति प्रथम काल पुस्तक है। और जो हमारे पास मनुस्मृति है उसमें क्या कहा गया है, मनुस्मृति जो है वो प्रथम लॉ बुक है, जिसमें कानून के बारे में प्रथम कानून बुक है। कौन सी जी, मनुस्मृति। और जो हमारे पास नारद स्मृति जो बुक है, और जो हमारे पास यज्ञवालिका जो स्मृति और जो पराशर स्मृति है, तो ये बाकी बुक्स है। ठीक है जी। कौन कौन सी, नारद स्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति और जो हमारे पास पराशर स्मृति, तो ये जो है ये हमारे पास स्मृतियां हैं। और जो मनुस्मृति है वो क्या है जी, लॉ बुक है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांग। जो वेदांग क्या हुआ करते थे, वेदांग के अंग और संख्या में 6 है। वेदांग क्या है, अंग और संख्याओं में कितने हैं जी, 6 हैं। ये वेदांग है। वेदांग वेदांग जो है हमारे पास वेदांग और उसके अर्थ। ठीक है जी। पहला है शिक्षा, तो शिक्षा का अर्थ है उच्चारण। नेक्स्ट हमारे पास निरुक्त, इसका मतलब है व्युत्पत्ति। फिर है हमारे पास कल्प, जो कल्प 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 व्याकरण है, इसका मतलब क्या है, व्याकरण कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। चंद्रा ज्योतिषी, इसमें क्या है, जो एस्ट्रोनॉमी जो हमारे पास खगोलीय विज्ञान मीटर है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो हमारे पास ये वेदांग है, वेदांग 4 है। पहले शिक्षा 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 में क्या लिखा गया, उच्चारण के बारे में बताया गया है। निरूप के बारे में, व्युक्ति के बारे में लिखा गया है। कल्प में हम कल्प व्याकरण में व्याकरण कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। और जो चंदा हमारे पास ज्योतिषी है उसमें खगोलीय विज्ञान के बारे में बताया गया है, किसमें जी, जो हमारे पास वेदांग है उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास दर्शना दर्शन। भारत में दर्शन के 6 स्कूल हैं, जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। तो दर्शन के द्वारा जो हमारे पास ये दर्शन जो है कैसे किसके द्वारा दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास गौतम है, ठीक है जी, गौतम बुद्ध थे, उनके द्वारा जो दिया गया था न्याय दर्शन दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास वैश्विक दर्शन, ये किसके द्वारा दिया गया था, जो हमारे पास कनाद ऋषि थे, कनाद ऋषि थे, उनके द्वारा दिया गया था। जो हमारे पास संख्या दर्शन है, ये किसके द्वारा दिया गया था, कपिल जो है उनके द्वारा। योग दर्शन किसके द्वारा, कपिला के द्वारा। जो उत्तर मीमांसा है, वो उत्तर जो हमारे पास मीमांसा है वो किसके द्वारा दिया गया था, बद्रायन और व्यास के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। जो लोकयात है वो किसके द्वारा दिया गया था, चार्वक के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। जो पूर्व मिस मिसमास है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जो हमारे पास जैमिनी है उसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास हमारे पास उपवेद। उपवेद जो है हमारे पास 4 है, और 4 उपवेद जो है वो किस किस से संबंधित है, इसमें हमारे पास बताया गया है कि कौन सा उपवेद किसके साथ डील करता है और ये क्या किस में लिखा गया है, किसके बीच में है। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो धनु वेद, जो हमारे पास वेद है उसमें क्या लिखा गया है, कला के बारे में, कला और वेलफेयर, जो आर्ट ऑफ द वेलफेयर है, कि जो हमारे पास युद्ध कला और यजुर्वेद के साथ संबंधित है। जो हमारे पास गंधार वेद है उसमें आर्ट और म्यूजिक है, और वो कहाँ पे, वो किस में आता है, श्याम वेद में आता है। जो हमारे पास शिल्प वेद है वो क्या है, उसके बारे में, निर्माण के बारे में बताता है। ठीक है जी, आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, और ये अथर्ववेद के अंदर आता है। जो हमारे पास आयुर्वेद है इसमें दवाई के बारे में लिखा गया है, और ये किस में आती है जी, ऋग्वेद में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है।
ठीक है जी, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो वेद है, और ये वेद बड़ी बार जो हमारे पास धनुर जो वेद है, ये बड़ी बार पूछा गया है, और किस किस वेद के अंदर आता है, तो यजुर्वेद के अंदर आता है। और इसमें क्या डील किया जाता है, आर्ट ऑफ वेलफेयर की, वेलफेयर को सोसाइटी के ऊपर कैसे हम काम करेंगे उसके बारे में बताया गया है। गंधर्वा वेद भी बता दिया, जिसमें आर्ट और म्यूजिक के बारे में बात की गई है। शिल्प वेद मतलब जो हमारे पास शिल्पकार होगा उसके बारे में, और ये अथर्ववेद के अंदर आता है। आयुर्वेद जो है हमारे पास, उसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है, और वो ऋग्वेद के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास इपिक जो महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य दो ही महाकाव्य है जो हमारे पास। महाभारत, जो महाभारत जो था, ठीक है, जो व्यास के द्वारा लिखा गया था। ऑल्सो इसको क्या बोला जाता है और किस नाम से जाना जाता है, जया के नाम से जाना जाता है। महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया था, तो महाभारत को व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, जिसको जया के नाम से भी जाना जाता है। संहिता, और जो हमारे पास सत सही ऋषि संहिता, सत सही ऋषि जो संहिता, जिसमें में रामायण की तुलना से, जो हमारे पास रामायण की तुलना से कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक है, जिसे लिखा गया है। ठीक है जी, जो हमारे पास संहिता, और जो हमारे पास सत साहरिषि संहिता में रामायण की तुलना 1 लाख श्लोक है, जो देन रामायण रिटन बाई, ठीक है, इसमें लिखा गया है। और जो हमारे पास रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जो रामायण रिटन बाई ओल्ड वाल्मीकि, ठीक है, जो रामायण लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। और उसमें जो हमारे पास 29,000 श्लोक हैं, जो हमारे पास वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी, उस रामायण में जो श्लोक है उनकी संख्या कितनी है, तो 29,000 है। और जो ये हमारे पास रामायण से पहले ये लिखी जा चुकी है संहिता और सह ऋषि संहिता, ये रामायण की तुलना में इसमें 1 लाख श्लोक है, और ये उससे पहले लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास महाजनपद है, तो महाजनपद जो है, महाजनपद जो था ये 16, जो हमारे पास 16 जनपद हुआ करते थे। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कितने जनपद थे, तो 16 जनपद थे। किसकी क्या राजधानी हुआ करती थी, बड़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए, महाजनपद जो हमारे पास काशी है, काशी की राजधानी जो जनपद हुआ करता था वो क्या, उसकी राजधानी हुआ करती थी हमारे पास वाराणसी। अंगा जनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपनगिरी, सॉरी चंपनगरी। जो बैजी हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बैजी की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। जो हमारे पास चिद्री, इसकी हुआ करती थी सुक्ति मती। जो हमारे पास कुरु, इसकी हुआ करती थी हस्तिनापुर। जो हमारे पास मुटोया, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। जो हमारे पास असिका, इसकी राजधानी हुआ करती थी इसकी जो हमारे पास राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी बुंद नया। जो गंधार हुआ करता है, इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। जो कौशल हुआ करता था, इसकी राजधानी हुआ करती थी हमारे पास श्रीबस्ती। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह। माला की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। इंपोर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना। जो हमारे पास बस्त है, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौसंबी। जो हमारे पास पंचाल हुआ करता था, इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र। जो हमारे पास सुरसेना हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। जो अवंती हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और जो हमारे पास जो कमसाज जो हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजपुरा। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो ये वाले टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमने पढ़ा, तो उसी के बेस पे मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोने से संबंधित है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास मंत्र और जो बीमारियां, जो डिसीज, जो जादू टोने के बारे में बताता था, वो कौन सा था, तो वो अथर्ववेद था। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर वैदिक युग का अर्थ क्या है और उसका जो हमारे पास संकलन का युग क्या था, उत्तर वैदिक युग का जो हमारे पास उसमें क्या लिखा गया था, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। जो हमारे पास संहिता, ब्राह्मी और जो हमारे पास आर्यिका था, वो सभी के सभी जो कंपेयर किए गए वो हमारे पास कब किए गए, लेटर वैदिक एज में। ये सारी की सारी की इनकी कंपिलेशन की गई, इनको लिखा गया। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया पीछे ही। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म और इसके बाद वैदिक विकास का वास्तव में जानना जाता है। जो हमारे पास वैदिक रिलीजन अलोंग विद द लेटर वैदिक डेवलपमेंट द एक्चुअली नोन एज, की जो हमारे पास वैदिक पीरियड था और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसको अब किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है ब्रह्मवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे। तो जो हमारे पास ये भी हमने डिस्कस किया कि जो वैदिक आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ सेटल हुए थे, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है। तो ये कहाँ हुए थे, जो हमारे पास सप्त सिंधु था वहां पे ये बसे थे। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। ये रसिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे लिखा गया है, किससे हमने गायत्री मंत्र को उठाया है। तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण किस भगवान के लिए किया जाता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो गायत्री मंत्र जो है उसका जो है हम किस में यूज करते हैं, तो सूर्य भगवान, जो सूर्य देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए। और इसको किस में लिखा गया है, तो थर्ड मंडल में लिखा गया है। थर्ड मंडल में इसको लिखा गया है, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है। तो जो हमारे पास प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसको क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, जो हमारे पास सविता है, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सविता के लिए यूज किया जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है किसके लिए, तो सविता के लिए, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है। वैदिक धर्म में दो सर्वोच्च देवता थे, कि जो हमारे पास वैदिक रिलीजन था उसमें दो हाईएस्ट गॉड हुआ करते थे। वो कौन कौन से दो हाईएस्ट गॉड थे, एक इंद्र और एक वरुण। ठीक है जी, कि वैदिक धर्म के सबसे जो सुप्रीम जो हमारे पास सुप्रीम गॉड हुआ करते थे, एक इंद्र और दूसरे कौन हुआ करते थे, वरुण हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक समाज में चार वर्गों में विभाजित का जो विभाजन का स्पष्ट उल्लेख है, कि जो वैदिक समाज था उसको चार वर्गों में विभाजित किया गया था। तो उसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, तो जो हमारे पास ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें जो हमारे पास वर्ग थे उसको चार भागों में विभाजित किया गया था, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। ठीक है जी, कौन कौन से थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास ब्राह्मण थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, और कौन थे, वैश्या वुमेन्स थी, और शूद्र थे। शूद्र जो थे वो सबसे लोएस्ट थे। तो ये हमारे पास किसमें बताया गया है, तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें लिखा गया, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है। ये वैदिक देवता किले तोड़ने वाले और युद्ध देवता भी थे, कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा देवता है जिन्हें ब्रेकर ऑफ द फोर्स कहा जाता है और बोर युद्ध का देवता भी कहा जाता है, तो वो कौन थे, इंद्र देवता को कहा जाता है। ये किलों को तोड़ने वाला और युद्ध का देवता भी कहा जाता है, बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता युग के दौरान फली फूली थी। तो हड़प्पा और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग में बहुत ज्यादा फली फूली थी, तो किसमें फूली थी, जो हमारे पास चैथलोलिथिक जो पीरियड था उसमें मैंने बोला था कि सबसे पहले जो ये आया चैथलोलिथिक जो पीरियड आया था उसमें जो हमारे पास औजारों के बारे में पता चला था, और हमने जो औजार लिए थे वो कांसे और तांबे के थे। ठीक है जी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाली पहली धातु क्या थी, कि भारत में लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पैमाने पे जो यूज की जाती थी धातु उसका क्या नाम था, तो वो थी कॉपर। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसको पढ़िए, मैं पानी पी लूं।
कहा गया है इसमें, देखिए क्या बोला गया है, फिर मैं आपको इसको बारे में बताता हूँ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो इसमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो वो है हमारे पास जी, इसका सही आंसर क्या है, जो हमारे पास चाइनीज जो सभ्यता है वो किस के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जुड़ी हुई है हड़प्पा संस्कृति के साथ, क्योंकि जो हमारे पास इंडस वैली है वो हमारे पास कहाँ से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलती है। और जो हड़प्पा जो संस्कृति है वो भी इन्हीं इंडस इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं उसको। तो उनका संबंध किसके साथ है, चीन सभ्यता के साथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोजे थे। ठीक है जी, तो वो कौन से ऐसे हैं जिनके द्वारा सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता लगाया गया था। तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो कौन थे, दयानंद राम साहनी। देखिए प्रीवियस ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले क्विक रिवीजन करवाई, और उसके बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। और ये प्रीवियस ईयर जो है हमारे पास क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सुमेर अलम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति उन्नति की, इसका हिसाब। ठीक है जी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसने ग्रेट अचीवमेंट की कहाँ पे, सुमेर अलम एक्सेट्रा ऑन द अकाउंट ऑफ। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट की जो हड़प्पा सभ्यता ने, वो सुमेर और अलम की अलम जो हमारे पास सभ्यताएं हुआ करती थी उनसे भी ज़्यादा। तो किस फील्ड में उन्होंने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की, तो टाउन प्लानिंग, जो वो हमारे पास जो शहर का ढंग से वर्गीकरण करना कि शहर को कैसे बनाना है, कैसे ड्रेनेज सिस्टम निकालना है, तो उसमें उन्होंने उसके ज़्यादा उनसे ज़्यादा काम किया। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजना एक समान से प्रेरित था। कि जो हमारे पास जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो उससे हम इंस्पायर्ड हुए थे। तो उनका वो मेन क्या था, उन्होंने उसमें क्या चीज़ ऐसी खास कर दी थी, तो उन्होंने सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ, जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया था। कि उनके द्वारा जो काम किया गया था इसमें, कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, नालियाँ बनाई गई थी, पक्की नालियाँ बनाई गई थी, और वो जो है हमारे पास उनको ढका गया था, ताकि कोई भी वहाँ पे मतलब वो कोई भी गंदगी गंदगी ना फैले, और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया था। उससे हमें प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समय कालीनों में से अलग है, इसके बारे में, इसके द्वारा सभ्यताएं। ठीक है, जो सिंधु और जो हड़प्पा सभ्यताएं अन्य समकालीन से अलग है, क्यों अलग है, इन क्यों इनको अलग करता है, तो इसका जो हमारे पास क्या है कि भूमिगत जल निकासी प्रणाली, की जो हमारे पास सिंधु जो है और जो हड़प्पा है सिविलाइजेशन है, वो अन्य सिविलाइजेशन सभ्यताओं से अलग होता है। और किस कारण वो अलग होता है, क्योंकि भूमिगत जल निकासी प्रणाली के लिए, कि भूमि से कैसा पानी निकालना है, कैसे वो पानी यूज करना है, उसके लिए ये उनको और सभ्यताओं से अलग करवाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों के स्थान को मिलाइए, कि जो हड़प्पा हमारे पास स्थल है उनको आपस में मिलाइए। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो जो धोलावीरा है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया है, और ये भारत की हम जो है वो 14 साइट बनी हुई है। तो जो धोलावीरा है वो कहाँ पे है जी, तो हमारे पास गुजरात में है। कहाँ पे है जी, गुजरात में है। तो हमारे पास ए बी सी डी ई, तो हमारे पास डी का क्या आ गया जी, तीसरा आ गया। अगर मैंने बताया था वनवली कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। तो हमारे पास ई का क्या आ गया जी, 5 आ गया। और जो हमारे पास जो काली बंगा है, ठीक है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो सी का क्या आ गया, 4 आ गया। और जो हमारे पास रोपड़ है, तो रोपड़ आपको पता है कहाँ जी, पंजाब में है। तो ए का क्या आ गया जी, दूसरा आ गया। और जो हमारे पास एक बचा वो कौन सा बचा जी, इसमें से हमारे पास जो बच गया, तो इसमें से जो है हमारे पास कौन सा इसमें हमारे पास बचा। तो देखिए इसमें हमारे पास सही ऑप्शन कौन सी हुई, तो सही जो हमारे पास ऑप्शन रही
वो कौन सी है? सही ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका सही आंसर है। तो जो हमारे पास रोपड़ है वो पंजाब में है, तो इसका दूसरा हो गया। और बी का जो है हमारे पास एक बचा है, वो क्या हो गया, अली अलीमगढ़पुर कहाँ पे है, तो वो। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगर आपको पेपर में फॉलोइंग द मैच आता है तो आपको इस हिसाब से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की तिथि जिसके आधार पर निर्धारित की गई, तो हमें कैसे पता चला, हमने कैसे पता लगाया इसको? तो इसको हमने जो रेडियो कार्बन डेटिंग थी, ठीक है जी, जो हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग थी 1400, और जो हमारे पास C14 जो यूज़ किया जाता है, उसके आधार पर हमें पता चला कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितनी पुरानी थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के अधिकांश बड़े नगरों में किलाबंदी थी जो उद्देश्य को पूरा करती थी। कि जो हड़प्पा जो हमारे पास नगर थे उनको बहुत बड़ा किलेबंदी, मतलब उसमें जो नगर हुआ करते थे उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार लगाई जाती थी। उसका मेन पर्पस क्या हुआ करता था, उसमें दीवार क्यों लगाई जाती थी? लुटेरों से सुरक्षा के लिए। पर जो पशु हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा, बिल्कुल बात सही है। बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने आप के जितने भी आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाए जाने वाला अनाज थे, तो हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा उगाते थे, उनको किसके बारे में सबसे ज़्यादा पता था? तो वो गेहूं भी उगाते थे, चावल भी उगाते थे, बाजरा भी उगाते थे। तो अप्रयुक्त जो सभी है वो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उनको गेहूं के बारे में भी पता था, चावल के बारे में भी पता था और बाजरा के बारे में भी उनको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग के बर्तन मुख्य रूप से बने हुआ होते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से किस चीज़ के बने हुए बर्तनों का यूज़ करते थे? तो उनके द्वारा जो यूज़ किए जाते थे वो मिट्टी के बने हुए बर्तनों का यूज़ किया जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो सिंधु घाटी के लोगों को एक चीज के बारे में नहीं पता था, और वो कौन सी धातु थी? वो थी लोहा। लोहा लोहा के बारे में सिंधु घाटी के लोगों के बारे को नॉलेज नहीं था, बाकी वो तीनों की तीनों मेटल के बारे में जानते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। बड़ी बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किस चीज की पूजा नहीं किया करते थे? जो हमारे पास त्रिमूर्ति थी उसकी पूजा नहीं किया करते थे। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। वो देवी माँ की पूजा करते थे, जो पशुपति शिव की पूजा करते थे, बिल्कुल बात सही है। पीतल और बाबुल जैसे पेड़ों की भी पूजा करते थे, पर त्रिमूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक कथित डॉकयार्ड पाया गया? ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हड़प्पा संस्कृति की खोज की जा रही थी तो वहां पे एक बड़ा डॉकयार्ड मिला है, और वो जो डॉकयार्ड मिला है वो कहाँ पे मिला है? तो लोथल में। कहाँ पे जी? लोथल में। लोथल कहाँ पे है? मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो मुझे बताइए लोथल जो जगह है वो कहाँ पे है? अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये जगह कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी? कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उस वो सबसे ज्यादा जो उनकी इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो कृषि पे, बिल्कुल बात सही है। व्यापार और वाणिज्य पे, ट्रेड और वो कमर्स किया करते थे। और क्राफ्ट जो शिल्प थे वो। तो ये सारी की सारी बातें जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको जो सब की सब जो उनका जो व्यापार था वो सबके किस पे डिपेंड करता था? कृषि पे भी, जो हमारे पास व्यापार पे भी, और जो उनके द्वारा जो बनाया जाता था उसको जो बेचते थे उस पे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ में मेरे साथ ये क्वेश्चन लगाए होंगे, और मैंने जो आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था उसके बाद मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट जो क्लास है वो भी क्वेश्चन पे रहेगी।
तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।